हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस जो है वो पढ़ रहे थे, इसके उपयोग क्या क्या है वो पढ़ रहे थे अपन, है ना। जैव प्रौद्योगिकी के जो है उपयोग है वो अपन पढ़ रहे थे। एक लेक्चर हो चुका है, जो कॉन्सेप्ट था उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट आरएनए इंटरफेरेंस का, आरएनए इंटरशिप का, वो अपन पढ़ चुके हैं ना। अब बहुत ही थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा लॉजिकल पार्ट आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा समझाने लायक। बाकी थ्योरेटिकल चीजें हैं, नॉर्मल बचा, कुछ भी खास नहीं बचा इस चैप्टर के अंदर, नॉर्मल चीजें हैं, बस वो डिस्कस करनी है और चैप्टर को इसी लेक्चर के अंदर खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो। और जिनको थोड़ा शक हो रहा था कि सिलेबस नहीं होगा, ये वो, सिलेबस पूरा होगा। ठीक है, 12वीं की बायोलॉजी खत्म होने वाली है, तो जिनको अभी भी ये शक है ना सिलेबस नहीं होगा, तो भाई पढ़ ही लो। ठीक है, मतलब आप क्लास साथ साथ में करोगे तो सिलेबस भी आपका भी हो जाएगा, वरना आप सोचते रहोगे कि हाँ, आप ये देखते रहोगे हाँ सिलेबस ये पूरा कराएंगे तब हम स्टार्ट करेंगे, फिर तो आप स्टार्ट क्यों ही करोगे ना। तो ये मैं बस नॉर्मली बोलना चाहता हूँ कि आप साथ में पढ़ते रहो, सिलेबस पूरा करवाएंगे यार, क्यों टेंशन लेते हो ना। चलो, अभी तो शुरुआत हुई है यार, अभी टाइम पड़ा है अभी। ठीक है, कौन से बैच के अंदर सिलेबस पूरा होगा, किसने करवा दिया? सबके वो मार्च अप्रैल के अंदर खत्म होंगे, अपना पहले हो रहा उनसे। चलो हाँ, अब बात करेंगे अपन उसके उपयोग पढ़ रहे थे, जैव प्रौद्योगिकी के अपन उपयोग पढ़ रहे थे। जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के अंदर सबसे पहले अपन ने प्लांट्स के अंदर क्या क्या उपयोग है वो अपन लास्ट लेक्चर के अंदर, फर्स्ट लेक्चर जो इसका है उसके अंदर कर चुके हैं, जो कल वाला लेक्चर था उसके अंदर कर चुके हैं। ठीक है, और हाँ एक चीज और, बहुत सारे जो हैं उन्होंने मुझे हैप्पी बर्थडे, कल मेरा बर्थडे था तो बर्थडे का विश किया, तो उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे विश किया तो उसके लिए आपको धन्यवाद। ठीक है, चलो, देखो बर्थडे के दिन भी क्लास ली थी। चलो चलो करते हैं। हाँ, अब बात करेंगे चिकित्सा में उपयोग है ना। प्लांट्स के अंदर अपन पढ़ चुके हैं, मेडिसिन के अंदर क्या उपयोग है, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, जैव प्रौद्योगिकी की हेल्प से अपन कैसे चिकित्सा के अंदर उसको उपयोग में ले सकते हैं, कैसे उससे नई दवाइयां बना सकते हैं, उसकी बात कर लेते हैं ना, क्या क्या उपयोग है वो देख लेते हैं। तो वर्तमान समय में लगभग 30 पुनर्योगित चिकित्सीय औषधियां विश्व में मनुष्य के प्रयोग के लिए स्वीकृत हो चुकी हैं। मतलब पूरे विश्व के अंदर 30 रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक ड्रग्स हैं। ठीक है, मतलब चिकित्सीय औषधियां हैं 30 ऐसी पुनर्योगित, मतलब रिकॉम्बिनेंट आप जानते ही हो, रिकॉम्बिनेंट औषधियां हैं जो क्या है स्वीकृत हो चुकी हैं मनुष्य के यूज के लिए ना। तो आप समझ गए 30 से ज्यादा दवाइयां ऐसी हैं, 30 से ज्यादा ऐसी दवाइयां जो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाई गई हैं और वो पूरे विश्व के अंदर काम में ली जा रही हैं। वही बात करें भारत के अंदर कितनी है भाई, पूरे विश्व की बात तो कर ली अपन ने, 30 से ज्यादा दवाइयां हैं, लेकिन भारत के अंदर कितनी ऐसी दवाइयां हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, या फिर आप कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जिनमें यूज हुई है, पुनर्योगित रिकॉम्बिनेंट है वो है आपकी 12। ठीक है, वो क्या है, इनमें से 12 भारत में विपणित हो रही है, मतलब मार्केट के अंदर है, मार्केटिंग हो रही है उनके ना। देखो वापस सुनो से, मैं ये बोल रहा हूं कि अपन किसकी उपयोग पढ़ रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अपन ने प्लांट्स के अंदर, फसल के अंदर क्या क्या उपयोग हो सकते हैं वो सारे अपन ने पढ़ लिए। चाहे अपन कपास की बात करी अपन ने तंबाकू की बात करी, ये सारे टमाटर की बात करी अपन ने, चावल की बात करी थी, तो ये सारी बातें अपन कर चुके हैं। अब अपन बात कर रहे हैं चिकित्सा के अंदर क्या क्या उपयोग है। तो चिकित्सा के अंदर उपयोग मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी अच्छे से बताई है, उसके अंदर कैसे पुनर्योगज बनता है वो सारी चीजें मैंने बताई हैं। तो दवाइयां भी बन रही हैं उससे, उस बायोटेक्नोलॉजी की मदद से दवाइयां भी बन रही हैं, और वर्तमान में 30 जो पुनर्योगज औषधियां हैं उनको स्वीकृति मिली हुई है। ठीक है, देखो हर दवाई को स्वीकृति नहीं मिलती है, बनती तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर टेस्टिंग होती है तो सबको स्वीकृति नहीं मिलती है, सारी सक्सेसफुल नहीं होती। तो 30 ही ऐसी दवाइयां हैं जो पुनर्योगज औषधियां हैं और उनको स्वीकृति मिली हुई है मनुष्य के उपयोग के लिए पूरे विश्व के अंदर। अब उन 30 में से 12 जो है ना, 30 में से 30 तो पूरे विश्व के अंदर है, लेकिन 12 जो है ना उनमें से वो भारत के अंदर उनकी मार्केटिंग चल रही है भाई। ठीक है, 12 भारत के अंदर, 30 पूरे विश्व के अंदर। चलो अब बात करेंगे आनुवंशिकता निर्मित इंसुलिन की बात करेंगे ना, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की बात करेंगे। ठीक है, इंसुलिन। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, इंसुलिन का सबसे पहले ये समझो, स्ट्रक्चर समझो ना। इंसुलिन के अंदर एक होती है ए चेन, ये क्या है, ए चेन, ए श्रृंखला है ना। ये देखो पिंक वाली क्या है, ए श्रृंखला, फिर ये ग्रीन वाली क्या है, सी श्रृंखला, और ये क्या है नीचे वाली जो लाल कलर में दिखा रही है क्या है, बी श्रृंखला। ए चेन, सी चेन और बी चेन। ठीक है, ए चेन, सी चेन और बी चेन, 3 चेन है इसके अंदर। ठीक है, ये तीनों चेन जिसके अंदर होंगी, ये तीनों चेन जिस श्रृंखला के अंदर होंगी उसको क्या बोलेंगे अपन, इमेच्योर इंसुलिन बोलेंगे।
मतलब वो परिपक्व नहीं हुई है, वो इंसुलिन अभी परिपक्व नहीं हुई है, कैसी है, इमेच्योर है। तो क्या और क्या बोल सकते हैं अपन, प्रो इंसुलिन भी बोल सकते हैं, हिंदी में प्राक इंसुलिन भी इसको बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है? देखो जी, ऐसी संरचना, ऐसी इंसुलिन की संरचना जिसमें ए चेन भी हो, सी चेन भी हो और बी चेन भी हो, तीनों चेन जिसके अंदर हो, उसको क्या बोलेंगे अपन, इमेच्योर इंसुलिन बोलेंगे। और इसी को अपन प्रो इंसुलिन भी बोल देते हैं। जहां पर प्रो बड़ा था मतलब क्या, इनएक्टिव है, अभी वो एक्टिवेट नहीं हुआ है, वो क्या, इमेच्योर है, अभी मैच्योर नहीं हुई है, तो प्रो इंसुलिन या फिर प्राक इंसुलिन इसको बोलते हैं। बोला ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां आपने ये जो दो बीच में क्या बनाए हैं, ये क्या बना दिया आपने, तो मैंने कहा इन चेन्स को आपस में जोड़े रखने के लिए, इन चेन्स को आपस में जोड़े रखने के लिए क्या होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो भैया ये तो आपने बता दी कि ये तो क्या है, इमेच्योर है। ठीक है, ये मैच्योर कैसे होगी, परिपक्व कैसे होगी ये? ठीक है, ये इंसुलिन का जो संरचना आपने हमें बताई है कि भैया जिसमें ए चेन, बी चेन और सी चेन तीनों होंगी, वो क्या होगी, इमेच्योर होगी। लेकिन हमें ये बताओ कि ये परिपक्व कैसे होगी? हाँ, तो ये जब परिपक्व होगी ना, जब इसका मैच्योरेशन होगा, परिपक्वन होगा इसका, तब क्या होगा, ये सी चेन जो है ना वो रिमूव हो जाएगी। जो ये ग्रीन कलर वाली सी चेन है ये हट जाएगी। जब सी चेन हट जाती है तो ये इंसुलिन कैसी हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। ये देखो, मैच्योर इंसुलिन के अंदर ए चेन है, बी चेन है और आपस में किससे जुड़ी हुई है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये भी ध्यान में रख लेना, डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये जुड़ी हुई होती हैं। दो सल्फर के बॉन्ड है ना, डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये जुड़ी हुई होती हैं। इसको क्या बोलेंगे, मैच्योर इंसुलिन बोलेंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि भैया मैच्योर इंसुलिन के अंदर ए चेन, बी चेन, सी चेन तीनों होती हैं? ना जी ना, बिल्कुल नहीं होती। मैच्योर इंसुलिन के अंदर, परिपक्व जो इंसुलिन है उसके अंदर सिर्फ ए चेन होगी और बी चेन होगी और वो दोनों आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं। वही बात करें अपन इमेच्योर इंसुलिन की या फिर प्रो इंसुलिन की, प्राक इंसुलिन की, तो उसके अंदर ए चेन, बी चेन और सी चेन तीनों होंगी। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। अब देखो एक चीज और काम की देखना भाई, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन इमेच्योर इंसुलिन। अब ये भी पूछ लेता है कि इमेच्योर इंसुलिन के अंदर कितने अमाइनो एसिड हैं। जो इमेच्योर इंसुलिन है उसके अंदर कितने अमाइनो एसिड है, पूछ लेता है क्वेश्चन। ये पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। देखो वो आपको ये बोलता है कि ये ट्रेंड चलता है कि एनसीईआरटी से, प्योर एनसीईआरटी से आता है पेपर, है ना, लेकिन थोड़ी तो बातें अपन को पता होनी चाहिए। ठीक है, ताकि अपना कोई टेंशन ना रहे यार, क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन भी इधर उधर आ जाए तो कोई दिक्कत ना रहे, है ना। तो वो भी अपन को करना है। बाकी पेपर कैसे भी आ सकता है ना, ठीक है, तो अपन को पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा। बाकी पूरा फोकस तो एनसीईआरटी पर, लेकिन एक दो चीज़ें जो अलग हैं वो भी अपन साथ में देख ले तो क्या ही जाएगा ना। थोड़ी सी चीज़ें बता दूंगा तो क्या ही चला जाएगा उसमें ना। तो जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं ना। तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन इमेच्योर इंसुलिन, अगर आपसे पूछ ले कि इमेच्योर इंसुलिन के अंदर अमाइनो एसिड कितने हैं, ठीक है, तब क्या बताओगे कि भैया चेन ए के अंदर कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 21 अमाइनो एसिड होते हैं। तो चेन ए है ना, ए चेन है, उसके अंदर कितनी होती है, 21 अमाइनो एसिड होती हैं। वही बात करें बी चेन की तो 30 अमाइनो एसिड होती हैं, और वही बात करें सी चेन की तो कितनी होती है, 33 अमाइनो एसिड होती हैं। टोटल कितनी होगी, 84 अमाइनो एसिड होगी। तो आपको पूछे कि भैया इमेच्योर इंसुलिन जो होती है उसके अंदर टोटल अमाइनो एसिड कितनी होती हैं, तो आप जल्दी से आंसर कर देना कि भैया 84 अमाइनो एसिड होती हैं। वही फिर क्वेश्चन पूछ ले आपको कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन मैच्योर इंसुलिन बताओ, कि मैच्योर इंसुलिन के अंदर कितनी अमाइनो एसिड होती हैं, तो आप जल्दी से आंसर कर दोगे कि भैया इसके अंदर सी चेन तो होती नहीं, और सी चेन की कितनी होती हैं, 33 अमाइनो एसिड होती हैं। तो 84 में से 33 माइनस कर दो, कितनी हो जाएंगी, जितनी हो जाएंगी उतनी कर दो भाई। ठीक है, इतनी गणित मुझे नहीं आती। 51 अमाइनो एसिड है ना, ए चेन में कितनी हो जाएंगी, 21, और बी चेन में हो जाएंगे आपकी 30, टोटल करेंगे तो 51 अमाइनो एसिड हो जाएंगी। चलो, ये आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है किसका, इंसुलिन का। तो ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया वही डायग्राम है। ये क्या है आपका, ये ए चेन मान लो, ये सी चेन मान लो, ये बी चेन मान लो, ठीक है। और फिर देखो ये सी चेन को हटा दिया इसने, जो परिपक्व हुई, ये क्या है आपकी प्रो इंसुलिन है। प्रो इंसुलिन मतलब इमेच्योर इंसुलिन है, इमेच्योर इंसुलिन है। मैंने आपको अभी तो बताया कि इमेच्योर इंसुलिन जो होती है उसके अंदर ए चेन भी होगी, बी चेन भी होगी, सी चेन भी होगी, इसमें तीनों है जी। तो ये क्या प्रो इंसुलिन है। वही बात करें अपन मैच्योर इंसुलिन की, तो मैच्योर इंसुलिन बनाना तो इसको सी चेन को हटा दो, वो हटा दिया जी हमने, इसको हटा दिया। अब क्या इसमें ए चेन है, बी चेन है, दोनों आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं, तो ये क्या आपका इंसुलिन है। ठीक है, अभी ये चीज मैंने आपको बताई है। चलो, अब देखो इंसुलिन जो है वो किस काम में आता है, इंसुलिन किसके काम आता है, जिसको डायबिटीज हो जाती है ना, जिसको डायबिटीज हो जाती है, मधुमेह रोग हो जाता है, उसको इंसुलिन दिया जाता है, उसको इंसुलिन दिया जाता है।
ठीक है। तो मधुमेह रोगी अधिक है विश्व में, पूरे विश्व में भाई मधुमेह जो रोगी हैं वो बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर मधुमेह रोगी हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर भी खूब है, विश्व के अंदर भी खूब है, ठीक है। इंडिया मतलब अकेला इंडिया की बात करें तो उसके अंदर इंडिया में भी बहुत है मधुमेह रोगी, और पूरे विश्व के अंदर भी मधुमेह रोगी हैं, वही खान पान का सारा काम है। तो मधुमेह रोगी है, डायबिटिक पेशेंट ज्यादा है, इसलिए पेशेंट ज्यादा होंगे, दवाई की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। दवाई क्या है? इंसुलिन आपको देना पड़ेगा। तो मधुमेह रोगी जो है वो अधिक है विश्व में, तो अधिक मात्रा में इंसुलिन चाहिए, इंसुलिन अधिक मात्रा में चाहिए। तो इंसुलिन लाएंगे कहां से, इंसुलिन बनाएंगे कहां से? उसका चैलेंज आया कि भैया मधुमेह रोगी तो बहुत बढ़ रहे हैं, इंसुलिन लाए कहां से? तो पहले इन्होंने क्या सोचा कि हम जानवरों से इंसुलिन निकाल लेंगे, ठीक है। जानवरों के अंदर जो इंसुलिन बनता है उसी को हम निकाल लेंगे और इंसानों के अंदर ठोक देंगे, तो क्या है, उसको डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन मिल जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, जैसे कोई मवेशी हो गई, आपकी जो किटल्स हैं, जो सुअर हैं, ठीक है, इन जानवरों को काट दिया, और काटने के बाद में इनका जो अग्नाशय था, पेंक्रियाज जो था, उसमें से क्या निकाल लिया? इंसुलिन निकाल लिया। क्या किया इन्होंने? जानवर थे, जानवर जैसे सुअर हो गया, मवेशी हो गई, इनका क्या किया? उन्होंने काट दिया इनको, ठीक है, मांस वास अलग काम में ले लिया, आपको पता है किस काम में लेते हैं, और अग्नाशय जो है उसका पेंक्रियाज जो है उसमें से इंसुलिन जो है वो निकाल लिया। उस इंसुलिन को क्या करने लग गए? मानव को देने लगे, ह्यूमंस को देने लग गए, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया ये तो बहुत अच्छी बात है, भाई जो मीट काट रहे हैं, जो जानवर काट रहे हैं मीट के लिए, वो तो काटेंगे ही, ठीक है। तो एक काम करो, उनसे भाई इंसुलिन खरीद लो, जो आपका पेंक्रियाज जो वो खरीद लो, पेंक्रियाज में से फिर इंसुलिन निकालो। देखो आप अलग से थोड़ा ना काट रहे हो, तो वो तो काटेंगे ही, ठीक है। तो उनसे आप वो पेंक्रियाज ले लो, उससे इंसुलिन निकालो, ठोक दो मानवों के अंदर। लेकिन बात ठीक है आपकी, है ना कहीं ठीक भी है, लेकिन गलत भी है, चलो उसमें नहीं जाते अपन। लेकिन एक चीज देखो, ये अपन जानवर का इंसुलिन जो है वो मानव के अंदर डाल रहे हैं, तो मानव के अंदर क्या होती है आपको पता है? इम्यूनिटी होती है, और वो पहचान लेती है कि भाई ये मेरी चीज तो नहीं है, ये चीज जो है मेरे शरीर की तो नहीं है, तो मेरे शरीर की नहीं है, तो क्या हो जाएगा? वहां पर एलर्जी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एलर्जी हो जाएगी। तो लोगों ने ऐसा किया, ये स्टार्टिंग में दी गई, जानवरों से इंसुलिन निकालकर मानव के अंदर दी गई, लेकिन फिर क्या हुई, उनके अंदर क्या होने लगी? एलर्जी होने लग गई, है ना। तो जानवरों में इंसुलिन, जानवरों व सूअरों को मारकर उनके अग्नाशय पेंक्रियाज से निकाला जाता था और दी जाती थी मानव को, लेकिन उसके बाद में एलर्जी होने लग गई, तो ये तो बंद करना पड़ा यार, है ना। ये जानवरों से इंसुलिन निकालने वाला आइडिया तो ये तो हो गया फ्लॉप, बिल्कुल ही फ्लॉप हो गया ना। तो फ्लॉप हो गया तो क्या करें भाई, मधुमेह रोगी बढ़ रहे हैं तो अपन को इंसुलिन तो बनाना पड़ेगा। ये पहला आइडिया तो फ्लॉप हो गया। चलो फिर दूसरा उन्होंने सोचा कि भैया हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी तो आती है, हमें बायोटेक्नोलॉजी भी तो आती है, हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं, पुनर्योगज डीएनए तकनीक भी हमें आती है। तो उन्होंने बोला कि हम इसी से क्या बनाएंगे? इंसुलिन बनाएंगे, है ना। तो उन्हें क्या किया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी मतलब वही है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हिंदी में पुनर्योगज डीएनए तकनीक, ठीक है। में इसे इंसुलिन बनाना स्टार्ट किया। इन्होंने क्या किया? इंसुलिन वाला जीन लिया, ऐसा जीन ढूंढा उन्होंने जो इंसुलिन बनाता हो, उस जीन को निकाला, निकालने के बाद में क्या किया? जीवाणु में डाल दिया, जीवाणु में बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, और बैक्टीरिया जो है वो खुद जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो वो क्या साथ में उस जीन की मदद से वो इंसुलिन भी बनाएगा, बैक्टीरिया से इंसुलिन बनने लग गया, ठीक है। वो जीन किसका? जीन मानव का ही है, वो जीन किसका है? मानव का है। मानव से आपने ऐसा जीन निकाल लिया बाहर जो इंसुलिन बनाता हो, उस जीन को निकाल कर आपने किस में डाल दिया? बैक्टीरिया में डाल दिया। बैक्टीरिया अब डिवाइड करेगा, तो बैक्टीरिया जब डिवाइड करेगा तो साथ में से क्या है? वो इंसुलिन भी बनाता रहेगा, इंसुलिन भी वो बनाता रहेगा। तो अधिक मात्रा में क्या है? आपको इंसुलिन मिलता गया, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया ये तो बहुत ही बढ़िया बात हो गई, बहुत अच्छी बात हो गई, लेकिन दिक्कत ये आ रही थी, मुख्य जो चुनौती आ रही थी वो क्या आ रही थी? परिपक्व इंसुलिन को बनाना। कि भाई अब इसमें क्या अपन ने जीन निकालकर, इंसुलिन का जो जीन है वो निकालकर आपने इसमें डाला, जीवाणु में डाला है, तो इसमें क्या है? इमेच्योर इंसुलिन बन रहा था, परिपक्व जो इंसुलिन है वो नहीं बन रहा था। इंसुलिन तो बहुत ज्यादा मदद बन रहा था, लेकिन परिपक्व नहीं बन रहा था। तो ये बहुत ही मुख्य चुनौती आ रही थी। तो इस चुनौती को किसने सॉल्व किया? इस चैलेंज को एक्सेप्ट किसने किया? ये जो चुनौती थी कि भैया मुख्य चुनौती है परिपक्व इंसुलिन जो है वो कैसे बनाए। तो एक कंपनी आई, अमेरिका की कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, इली लिली, क्या नाम है? इली लिली, ठीक है, कंपनी इली लिली। 1983 की बात है, 1983 की एक कंपनी है इली लिली, अमेरिकन कंपनी है। इसने बोला कि हम बनाएंगे परिपक्व इंसुलिन, हम बनाएंगे। तो बाकी साइंटिस्ट बोले कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, हमें भी तो बताओ, ठीक है। तो उन्होंने बोला ई कोलाई का प्लाज्मिड जो है हम उपयोग में लेंगे, ई कोलाई का जो प्लाज्मिड है हम उपयोग में लेंगे और उससे क्या हम बनाएंगे? परिपक्व
इंसुलिन बनाएंगे, है ना। इससे पहले बना रहे थे इंसुलिन, लेकिन वो परिपक्व नहीं बन रही थी। फिर कंपनी आई 1983 के अंदर, इली लिली कंपनी आई 1983 के अंदर, उसने कहा कि हम बनाएंगे। और इन्होंने ध्यान में रखना, इली लिली कंपनी जो है उसने क्या यूज में लिया, ई कोलाई जो है वो यूज में लिया था। ये बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो बोल रहा हूं, अभी ध्यान से सुन लेना, 1 मिनट बोलूंगा, ध्यान से सुनना। इली लिली कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, ध्यान में सुनना, अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, इली लिली नाम है। 1983 की बात है। 1983 के अंदर उस कंपनी ने ई कोलाई को यूज करते हुए क्या बनाया, इंसुलिन बनाया। कैसे बनाया उन्होंने क्या लिए, 2 जीन लिए। उन्होंने क्या लिए, 2 जीन लिए, ठीक है। एक जीन डाला एक ई कोलाई के अंदर, दूसरा जीन डाला दूसरे ई कोलाई के अंदर। 2 ई कोलाई लिए और 2 जीन लिए। एक जीन डाला एक ई कोलाई के अंदर और एक जीन डाला दूसरे ई कोलाई के अंदर, ठीक है। एक जो ई कोलाई है, पहली जो वाली जो ई कोलाई है, उसके अंदर क्या बन रही है, ए चेन बन रही है। इंसुलिन की कौन सी बन रही है, सिर्फ ए चेन बन रही है। और दूसरी वाली जो ई कोलाई है, उसके अंदर क्या बन रही है, बी चेन बन रही है। इन्होंने क्या लिया, 2 ई कोलाई ली, पहली ई कोलाई दूसरी ई कोलाई। पहली वाली ई कोलाई के अंदर जीन डाला और उसके अंदर क्या बना रहा है, ये ए चेन बना रहा है। वही बात करें दूसरी वाली जो ई कोलाई, उसके अंदर क्या बन रहा है, बी चेन बन रहा है, ठीक है। ए चेन मिल गई अपन को, बी चेन मिल गई, ठीक है। सी चेन का झंझट ही खत्म, सी चेन का झंझट ही खत्म। ए चेन मिल गई, बी चेन मिल गई, दोनों का अलग अलग बना लिया अपन ने। फिर अपन ने क्या किया, दोनों चेन्स को आपस में किससे जोड़ दिया, डाई सल्फाइड बॉन्ड की मदद से अपन ने जोड़ दिया। ए चेन और बी चेन को आपस में किससे जोड़ दिया अपन ने, डाई सल्फाइड बॉन्ड की मदद से अपन ने जोड़ दिया। और आपका परिपक्व इंसुलिन यही तो होता है यार, कि जिसमें ए चेन और बी चेन हो और आपस में किससे जुड़े हो, डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हो। अभी मैंने आपको दिखाया भी था, ए चेन बी चेन डाई सल्फाइड बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हो जाता है, मैच्योर इंसुलिन होता है। यही इस कंपनी ने किया कि भैया हम क्या करेंगे, ए चेन और बी चेन दोनों को अलग अलग बनाएंगे, उसके बाद में दोनों को आपस में डाई सल्फाइड बॉन्ड की मदद से जोड़ देंगे। तो ये इली लिली कंपनी थी, इसने इंसुलिन बनाया था, ठीक है। चलो, तो ए चेन और बी चेन को अलग अलग बनाई, बाद में दोनों को डाई सल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया गया, ठीक है। ह्यूमन इंसुलिन को क्या बोलते हैं, ह्यूमिलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ह्यूमिलिन, ठीक है। चलो फिर बात करेंगे जीन चिकित्सा की। इंसुलिन की बात खत्म। अब जीन चिकित्सा जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में इंपॉर्टेंट तो पूरा ही है, लेकिन जीन चिकित्सा थोड़ा समझ लो, उसके बाद में थ्योरेटिकल सारा, है ना। जीन चिकित्सा, जीन थेरेपी बोलेंगे ना, जीन थेरेपी क्या होती है। जीन चिकित्सा ध्यान से सुनो, किसी के कोई जीन डिफेक्टिव है, किसी इंसान का कोई जीन डिफेक्टिव है, तो उस जीन की वजह से बहुत सारी उसके अंदर दिक्कतें आएंगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो अपन क्या कर सकते हैं, उस जीन को क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। उस जीन को, जो डिफेक्टिव जीन है उसको अपन ठीक कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। यही जीन थेरेपी होती है। तो जीन थेरेपी के अंदर क्या होता है, दोषपूर्ण जो जीन है, जो डिफेक्टिव जीन है, दोषपूर्ण जो जीन है, जो डिफेक्टिव जीन है, उसको अपन सामान्य जीन से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। दोषपूर्ण जो जीन है उसको हटा देंगे, वहां पर क्या फिट कर देंगे, सामान्य जीन जो है वो फिट कर देंगे, ठीक है। ये क्या होती है, आपकी जीन थेरेपी होती है। पहली जीन चिकित्सा 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की पर की गई थी, और उस लड़की के अंदर किस चीज की कमी थी, अदा की कमी थी। किसकी कमी थी, अदा की। देखो जीवन में जीना है ना, इस जीवन में आपको अगर जीना है तो क्या होनी चाहिए आपके पास में, कुछ भी ना हो काम चल जाएगा, अदा होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। अदा अगर नहीं है तो इस दुनिया में आपका अस्तित्व जल्दी ही खत्म हो जाएगा। इसलिए हमेशा अदा रखो। भैया ये अदा क्या है, अदा क्या है, जो ऐश्वर्या राय के पास है, नोरा फतेही के पास है, वही अदा है। नहीं जी, वो अदा, उसके अदा की बात नहीं कर रहे हैं अपन, उस अदा की बात नहीं कर रहे हैं। अदा का मतलब है एडेनोसिन डीअमीनेज। एडेनोसिन डीअमीनेज एक एंजाइम है, एडेनोसिन डीअमीनेज, ठीक है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं एडीए, अदा। तो याद रखने के लिए जरूरी है कि अदा, जीवन में जीने के लिए अदा बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने अदा बोला, एडेनोसिन डीअमीनेज। भैया ये एडेनोसिन डीअमीनेज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर इस एंजाइम की कमी हो गई ना, एडेनोसिन डीअमीनेज की अगर कमी हो गई, तो क्या हो जाएगा, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो काम करना बंद कर देगा। वो काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। आपको एक बात पता है क्या, आपको एक बात पता है क्या, जब एड्स होती है ना, जब किसी को एड्स होती है, एचआईवी वाला जो वायरस है ना, वो क्या करता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को ही करता है खराब, ठीक है। जो कोशिकीय माध्यम जो इम्यूनिटी होती है उसी को खराब करता है। बाकी जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो चलती रहती है ना, बी लिम्फोसाइट वाली तो काम करती रहती है, सिर्फ टी लिम्फोसाइट वाली खराब होती है ना एचआईवी के अंदर। और एचआईवी इतना बड़ा रोग है, ठीक है, जिसको भी ठीक नहीं किया जा सकता, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, जबकि उसमें एक आपकी इम्यूनिटी काम कर रही होती है, सिर्फ एक इम्यूनिटी खराब होती है। लेकिन अगर अदा की कमी आ गई, इस एंजाइम की कमी आ गई, एडेनोसिन डीअमीनेज की कमी आ गई,
तो क्या होगा, दोनों की दोनों इम्यूनिटी जो है वो काम करना बंद कर देंगी। बी लिम्फोसाइट, बी लसिकाणु वाली और टी लसिकाणु वाली, दोनों की दोनों जो इम्यूनिटी है वो काम करना बंद कर देंगी। तो भैया रोग कौन सा होगा, SCID रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, SCID। SCID की फुल फॉर्म सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। HIV की फुल फॉर्म क्या होती है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस डिफिशियंसी। ठीक है, इसकी क्या है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। अब जब इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देगा तो ऐसा पैथोजन, ऐसा रोगजनक जिसकी मार्केट में रुपये की भी वैल्यू नहीं है, 0 पैसे की वैल्यू नहीं है ना, वो भी आके क्या कर देगा, रोग कर देगा। वो बोलेगा कि हमारी और कहीं तो वैल्यू चलती नहीं, इसके क्या है भाई, कोई इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा तो इसके पहले तो मैं रोग करूंगा। तो बाकी जो बड़े बड़े रोग होंगे वो भी सोचेंगे पहले बच्चा इसको रोग करने दे फिर अपन कर लेंगे। तो मतलब उसके इतने सारे रोग लग जाएंगे, फिर वो नहीं जीवित रह सकता है ना। तो ये ADA जो है उसकी बहुत जरूरी है, बहुत ही काम का एंजाइम है। और इसका अगर जीन जो है ना, इसके जीन के अंदर अगर डिफेक्टिव आ गया तो इसकी कमी हो जाएगी, इस एंजाइम की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, SCID हो जाएगा। अब वापस आते हैं अपन, ये जो बातें बताई मैंने जो NCERT पर बेस्ड है उसकी बात कर लेते चलो। तो जीन चिकित्सा क्या होती है, जीन चिकित्सा के अंदर क्या करेंगे, डिफेक्टिव जीन को हटाकर नॉर्मल जीन वहां पर फिट कर देंगे, सामान्य जीन फिट कर देंगे। तो पहली बार जो जीन चिकित्सा वो किस पर की गई थी, 1990 के अंदर। ध्यान से सुनना, ये बात है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, वापस आ सकता है। तो जीन चिकित्सा पहली बार किसमें की गई थी, 1990 के अंदर की गई थी। एक 4 वर्ष की लड़की थी, उसके अंदर की गई थी। क्यों की गई थी, क्योंकि उसके अंदर अदा की कमी थी, AD की कमी थी, एडेनोसिन डीएमिनेज की उसके अंदर कमी थी, इसलिए उसके अंदर ये चिकित्सा करी गई थी। चलो, ADA इम्यूनिटी के लिए अति आवश्यक है। इम्यूनिटी के लिए क्या है, अति आवश्यक है। यह बात मैंने अभी आपको बता दी कि ADA मतलब इम्यूनिटी के बहुत ज्यादा आवश्यक है। ADA डिफिशियंसी कॉजेज SCID। ADA की डिफिशियंसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, SCID हो जाएगा, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी हो जाएगी। ठीक है, अब ADA को ठीक करने के लिए भाई 3, अगर कोई ADA डेफिशिएंट है, किसी के अंदर ADA की कमी है, तो भाई इलाज क्या है, इलाज क्या है, किन किन तरीके से अपन क्या जीन थेरेपी कर सकते हैं। तो पहला है अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण। क्या है, अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण। ठीक है, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, ट्रांसप्लांट करेंगे, बोन मेरो ट्रांसप्लांट करेंगे। कैसे करेंगे भैया वो बताओ, चलो आ जाओ। तो दोषपूर्ण जो अस्थि मज्जा है उसको बदल देंगे सामान्य अस्थि मज्जा से। जो पेशेंट है उसके अंदर ADA कमी है, अपन क्या करेंगे, उसका अस्थि मज्जा निकालेंगे और जो सामान्य अस्थि मज्जा है वो उसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, बदल दिया तो अब क्या है, वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा वो। लेकिन 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 देखो, अस्थि मज्जा जो है वो ठीक तो हो जाएगा, लेकिन एक थोड़े से टाइम के लिए आपको बार बार जो अस्थि मज्जा चेंज करना पड़ेगा, बार बार उसका बोन मेरो जो है वो रिप्लेस करना पड़ेगा। और बार बार बोन मेरो रिप्लेस करना इतना आसान चीज नहीं है, इतनी आसान चीज नहीं है, बहुत ही महंगी प्रोसेस है भाई। चलो, और ये क्या है, बहुत ही ज्यादा मतलब ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिकता, बार बार आपको चेंज कराना पड़ता है। दूसरा क्या तरीका है, एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा। एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा, इसके अंदर क्या होगा, ये पेशेंट है भाई, यहां पर पेशेंट लिखना रह गया, इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका तो आपने देख लिया कि अस्थि मज्जा उसका निकाल देंगे, दोषपूर्ण जो अस्थि मज्जा उसको निकाल देंगे, सामान्य अस्थि मज्जा उसके अंदर डाल देंगे। अस्थि मज्जा क्या, बोन मेरो। ठीक है, तो क्या है, एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा। भाई ADA की तो कमी आई है, ADA की कमी आई है, अपन ADA जो बाहर से उसके अंदर क्या कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे। इंजेक्शन में ADA भरा और उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया, उसके अंदर क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। बोल बात सही है या नहीं है, सही है या नहीं है, इजी काम है ना, इंजेक्शन लिया और ठोक दिया पेशेंट के अंदर, है ना, बात तो सही है। लेकिन 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 ये भी पक्का इलाज नहीं है। ठीक है, आपको बार बार आपको ADA जो है ना, ADA जो है ये 20-25 दिन की इसकी लाइफ है ना, ये जो एंजाइम है 20-25 दिन काम करेगा, उसके बाद वापस आपको इंजेक्शन मारने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका भी फेल। तीसरा तरीका क्या है यार, लसिकाणु। लसिकाणु का कल्चर करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, लसिकाणु का कल्चर करेंगे। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद में ये पढ़ते हैं ना। चलो लसिकाणु का कल्चर करके देखते हैं। जो झुमका गिरा रे, ये है पेशेंट। क्या बना दिया मैंने ये, ठीक है, ये भाई पेशेंट है। आगे क्या बनाऊं इसके, भाई इसके तो कंधे भी मैंने लगी कर दिए, एक बड़ा कर दिया एक छोटा कर दिया। ये डायग्राम मेरा ऐसा ही है, बस काम निकाल लेना। क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ।
ठीक है, मान लो ये पेशेंट है ना, ये पेशेंट है, थोड़ा गंदा सा है लेकिन पेशेंट है ना। अब पेशेंट है तो ऐसा ही रहेगा ना। चलो पेशेंट है, इसके अंदर क्या एडी की कमी है, किसकी कमी, एडीए की कमी है, एडीए की कमी है। तो क्या करेंगे अपन, क्या किया अपन ने, इसके लसिकाणु जो है उनको बाहर निकाल लेंगे। इसके जो लसिकाणु हैं, लसिकाणु, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, ठीक है, इंजेक्शन से अपन ने इसके लिम्फोसाइट जो है वो बाहर निकाल लिए। बाहर निकालने के बाद में क्या करेंगे अपन, बाहर निकालने के बाद में क्या करेंगे, ये इन लसिकाणुओं को क्या करेंगे अपन, कल्चर करवाएंगे भाई। यहां पर क्या करवाएंगे, इन लसिकाणुओं को अपन कल्चर करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में अपन ने क्या लिया, एक रेट्रोवायरस लिया, ये लिया अपन ने रेट्रोवायरस, ठीक है, ये वायरस है, थोड़ा वायरस वाली फील दे देते हैं इसको, ये वायरस वाली फील दे दी इसको, ये क्या है, रेट्रोवायरस, चलो यहां लिख देता हूं रेट्रोवायरस, पश्च विषाणु है ना, पश्च विषाणु है हिंदी में, पश्च विषाणु, रेट्रोवायरस। चलो रेट्रोवायरस ले लिया। अब क्या करेंगे, इसके साथ में अपन सामान्य जो जीन है ना, सामान्य जो जीन है, ये एडीए का जीन है, अदा का क्या है, जीन है, इसको इसमें जोड़ देंगे, इसमें रेट्रोवायरस के अंदर, पश्च विषाणु के अंदर जोड़ देंगे। ये तो अपन सीख के है ना, ये तो अपन सीख के हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, ये तो सीखा है। ये क्या संवाहक के करीब काम कर रहा है, ये क्या है, संवाहक है आपका ना, संवाहक है, वेक्टर, वेक्टर। इसके साथ में अपन क्या जोड़ दिया, एडीए जीन जोड़ दिया। अरे लास्ट चैप्टर के अंदर यही तो सीखा है, ठीक है, जीन को जोड़ना ही तो सीखा था अपन ने, चलो जोड़ दिया। फिर क्या करेंगे अपन, इस रेट्रोवायरस को यहां ले आएंगे भाई, इस रेट्रोवायरस को अपन कहां ले आएंगे, यहां ले आएंगे, लसिकाणु जिसमें है ना वहीं ले आएंगे, ठीक है। ये रेट्रोवायरस है मान लेना, ये है रेट्रोवायरस, ले आए। ये रेट्रोवायरस क्या करेगा, यहां पर आके इन्फेक्शन करेगा, इनके अंदर क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा, ठीक है। अपन ने इसको भाई वैसे इसको कमजोर कर रखा है ना, तो ये इन्फेक्शन नहीं कर सकता, अपने वाला इन्फेक्शन नहीं कर सकता, जो अपन ने इसको काम दिया है वही काम करेगा। तो ये अपना इन्फेक्शन करेगा, इन्फेक्शन करेगा तो साथ में अपना जो जीन भेजा अपन ने, जो जीन इसमें एडीए का जो जीन लगाकर भेजा है, वो जीन भी इसमें ट्रांसप्लांट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये जो जितने भी लसिकाणु हैं सब के अंदर क्या चला जाएगा, वो जीन चला जाएगा। बहुत अच्छी बात होगी, जीन आ गया। फिर अपन क्या करेंगे, इन सारी लसिकाणुओं के अंदर जीन आ गया, तो फिर इनको वापस अपन इस पेशेंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो बहुत अच्छी बात नहीं होगी कि भाई इसमें एडीए का जीन नहीं था, एडी की कमी थी। एडी की कमी है मतलब एडेनोसिन डिएमिनेज जो एंजाइम है इसकी कमी है, मतलब इसका जीन जो है वो काम नहीं कर रहा। तो अपन ने इन लसिकाणुओं के अंदर क्या डाला, जीन डाल दिया और वापस पेशेंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब तो मजे मजे हो गए, मजे मजे हो गए, अपन ने जीन डाल दिया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यही सोच रहे होंगे, लेकिन ये परमानेंट इलाज नहीं है, ये परमानेंट इलाज नहीं है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, भैया परमानेंट इलाज क्यों नहीं है? ये तो परमानेंट इलाज होना चाहिए, क्योंकि अपने जीन ही डाल दिया, जीन की तो कमी थी वो अपने डाल दिया। ये परमानेंट इलाज इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी जो लसिकाणु है ना, ये क्या है, अमर नहीं है यार, ये मर जाती हैं, ठीक है, ये मर जाती हैं, इनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती, तो ये कुछ टाइम बाद में मर जाएंगी। तो लसिकाणु मर गई तो इसी के अंदर अपन ने जीन डाला था, लसिकाणु मर गई तो अपना जीन भी समाप्त हो जाएगा, तो बाद में वापस इसको करना पड़ता है ना। चलो अब बात कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, मैंने प्रोसेस आपको बता दी। अब देखो ध्यान से, लसिकाणु, रोगी के रक्त से लसिकाणु बाहर निकालेंगे, रोगी का जो रक्त है उससे क्या निकालेंगे, लसिकाणु को बाहर निकालेंगे, निकाल लिया भैया। एडीए का जीन लसिकाणु में प्रवेश कराएंगे, एडीए का जो जीन है वो लसिकाणु के अंदर प्रवेश कराएंगे, अभी तो करवाया अपन ने। एडीए का जीन जो है उसको लसिकाणु में प्रवेश कराएंगे, किसकी मदद से, रेट्रोवायरस पश्च विषाणु की मदद से, ठीक है। पश्च विषाणु को अपन ने संवाहक के रूप में यूज किया है भैया अभी ना। लसिकाणु शरीर में वापस कर दिया जाएगा। अब ये यहाँ पर जीन जो प्रवेश करवाने के बाद में लसिकाणु को वापस शरीर के अंदर भेज देंगे, ठीक है, भेज दिया। ये स्थायी इलाज नहीं है क्योंकि लसिकाणु मृत प्राय है, ठीक है, ये मर जाती हैं, अमृत प्राय होती हैं। अगर भ्रूण अवस्था में किया जाए तो ये स्थायी इलाज हो सकता है। देखो अगर आप इसको भ्रूण अवस्था के बाद में इसका इलाज कर रहे हो, बच्चा जन्म जाएगा उसके बाद में ये इलाज कर रहे हो, तब तो ये पर पक्का इलाज नहीं, परमानेंट इलाज नहीं है इसका। लेकिन अगर आप इसकी भ्रूण अवस्था के अंदर कर रहे हो, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर अगर आपको पता लग जाए, भ्रूण अवस्था के अंदर ही पता लग जाए कि भैया इसके तो एडीए की कमी है, तो क्या कर सकते हो आप, ये वाला इलाज करोगे, लसिकाणु वाला इलाज करोगे तो परमानेंट इलाज हो सकता है। तो भैया हमें भ्रूण अवस्था में पता कैसे लगता है, तो मैंने एक बात बताऊं आपको, मैंने जनन स्वास्थ्य के अंदर आपको एक चीज पढ़ाई थी, एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस, उल्ब वेदन पढ़ाया था मैंने ना।
हाँ, उसके अंदर क्या पता लगता है अपन को, यही तो डिसऑर्डर तो पता लगते हैं उसके अंदर। वो तो अपन उसको गलत यूज में लेते हैं, उसको एमनियोसेंटेसिस को अपन गलत यूज में लेते हैं कि भैया बच्चे का लिंग पता कर लिया, वो तो अपन गलत यूज में लेते हैं उसको। बाकी मेन मकसद उसका क्या था कि भैया अपन को पहले उसके विकार जो है, उसके अंदर किस जीन की कमी है वो पता लग जाए, यही तो उसका मेन काम था। तो उससे अपन को पता लग सकता है, उससे अगर अपन को पता लग जाए कि भैया इस बच्चे के अंदर एडी की आगे जाके कमी होगी, तो अपन उसी टाइम पर भ्रूण अवस्था के अंदर ही उसको क्या है इलाज कर सकते हैं, और भ्रूण अवस्था के अंदर अगर इलाज हो जाएगा तो वो उसका पक्का इलाज होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि भ्रूण अवस्था में अगर ये किया जाए तो ये स्थायी इलाज हो सकता है। चलो, यहां तक कोई दिक्कत है? जीन थेरेपी समझ में आ गई, इंसुलिन समझ में आ गया। अब बात करेंगे आणविक निदान की। ठीक है, मोलिकुलर डायग्नोसिस की बात करेंगे, है ना। तो सीरम और मूत्र विश्लेषण, ठीक है, आप कोई भी हॉस्पिटल में जाते हो, हॉस्पिटल में जाओगे तो बताओगे भाई हमारे ये दिक्कत है, बुखार है, ये है, ठीक है, सिम्टम बताओगे तो डॉक्टर क्या करता है सबसे पहले कि भाई ब्लड टेस्ट करवा लो, ठीक है, और यूरिन एनालिसिस करवा लो, यूरिन टेस्ट करवा लो, ठीक है, सीरम टेस्ट बोलते हैं ब्लड टेस्ट को ना। चलो, तो आप जाओगे टेस्ट करवाओगे, ठीक है, लेकिन आपको एक बात बताऊं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका पता ही नहीं लगता ना, जिनका जो शुरुआती लक्षण होते हैं उनका पता ही नहीं लगता। अब ब्लड टेस्ट में और आपका जो यूरिन टेस्ट है इसमें पता ही नहीं लगता कि भैया ये बीमारी भी है इसको। ठीक है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका पता नहीं लगता। अगर वो प्रारंभिक अवस्था के अंदर है, वो बीमारियां प्रारंभिक अवस्था के अंदर मतलब आज जो आपको हुई ही हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े सिम्टम आए हैं, तो आप अगर बहुत सारी बीमारियां ऐसी उनका ब्लड टेस्ट करवा लो, यूरिन टेस्ट करवा लो, वो उनमें आएंगी ही नहीं, पता ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये यूरिन टेस्ट और जो ब्लड टेस्ट है इनमें पता कब लगता है बीमारी का, जब वो बीमारी पीक पर होती है ना, वो बीमारी लेट डिटेक्शन होता है ना, इनमें क्या है लेट पता चलता है कि बीमारी को बहुत टाइम हो गया हुए उसके बाद में आप ब्लड टेस्ट में और यूरिन टेस्ट में पता लगा सकते हैं ना। तो ये लेट डिटेक्शन के लिए ना। तो सीरम और मूत्र विश्लेषण, रोग का प्रारंभ में पता लगाना संभव नहीं है, रोग का प्रारंभ में पता नहीं लगा सकते इनसे, सीरम से और आपके मूत्र विश्लेषण से। तो भैया हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अगर बीमारी को प्रारंभ में अगर पता लगा लिया जाए तो उसका इलाज जो है वो बढ़िया हो सकता है, जल्दी संभव हो सकता है उसका इलाज। अब भाई पूरी बीमारी फैल जाएगी शरीर के अंदर, फिर तो इलाज क्या ही हो सकता है ना। जब अर्ली स्टेज के अंदर है, प्रारंभिक अवस्था के अंदर है बीमारी, तब तो उसका इलाज करें तो क्या पता ठीक भी हो जाए। तो अपन को यार ऐसा कुछ तरीका, अपन इतनी साइंस डेवलप हो गई तो कब तक ये ब्लड और यूरिन टेस्ट पर अपन सीमित रहेंगे। अपन कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि अर्ली स्टेज के अंदर अपन को पता लग जाए। तो इसके लिए तकनीक है, कौन कौन सी तकनीक है, आरडीएनए तकनीक है, पीसीआर है, एलाइजा है, एलाइजा बोलते हैं इसको। ठीक है, रोग की प्रारंभिक पहचान की जा सकती है, इनसे क्या रोग की प्रारंभिक पहचान की जा सकती है। अब इनमें से आपने ये दो सारे नाम सुन रखे हैं आप, आरएनए जो आरडीएनए बोल रहा हूं, आरडीएनए तकनीक भी सुन रखा है आपने, पीसीआर भी आपने सुन रखा है। और पीसीआर कैसे होती है वो लास्ट लेक्चर के अंदर बता भी चुका हूं, लास्ट लेक्चर के अंदर ही, लास्ट चैप्टर के अंदर जो अपने पहला चैप्टर पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी का, उसके अंदर पीसीआर अपने करके बताई भी है। और एलिजा जो है वो आप सब जानते हो कि जो एचआईवी है उसका टेस्ट है, एड्स का टेस्ट एलिजा ही है। ठीक, तो इनसे क्या है प्रारंभिक अवस्था में पता लग सकता है ना। चलो, पीसीआर आपने कोरोना में खूब सुना है, ठीक है, पीसीआर करते हैं उसमें है ना। तो पीसीआर से क्या पता लगता है, देखो किसी में सिम्टम नहीं आ रहे, किसी में सिम्टम नहीं आ रहे तो वो बोलेगा भाई मेरे तो कोरोना ही नहीं, मेरे तो कोरोना है ही नहीं, मैं तो फिट हूं बिल्कुल। लेकिन सरकार क्या बोलती है, हमें वो पीसीआर करवा के देखो, पीसीआर टेस्ट करवा के देखो। उसमें क्या पता लगता है कि भाई वो बोल रहा है मेरे सिम्टम ही नहीं आ रहा। पीसीआर का मतलब क्या है, सिम्टम, देखो कोरोना होगा तो सिम्टम आएंगे, बात तो उसकी भी ठीक है, लेकिन अगर प्रारंभिक अवस्था में है कोरोना, अगर प्रारंभिक अवस्था में है, ठीक है, थोड़ा सा ही कोरोना उसके अंदर, तो क्या पता सिम्टम ना दिखाए, ठीक है, लेकिन आगे फ्यूचर में वो सिम्टम दिखा सकता है। तो ये पीसीआर क्या करता है, अगर थोड़ा सा भी कोई है उसमें पैथोजन, अगर थोड़ा सा भी है ना, तो क्या कर लेगा, एम्पलीफाई कर लेगा, उसकी बहुत सारी कॉपी बना देता है पीसीआर, और उसके बारे में आपको बता देगा कि भाई इसको दिक्कत है, इसके अंदर ये चीज घुस चुकी है, इसके आगे फ्यूचर में क्या जाएंगे, इसके सिम्टम आएंगे। तो अपन को उस टेस्ट से पता लग जाता है कि पहले इसके कोरोना है या नहीं है। वैसे ही इस पीसीआर को अलग अलग बीमारियों के अंदर यूज किया जाता है, टेस्ट के अंदर यूज किया जाता है। एलिजा आपको पता है एचआईवी वगैरह के अंदर यूज किया जाता है, पीसीआर को भी एचआईवी के अंदर यूज करते हैं, एड्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, चलो, ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी से भी क्या पता लगता है अपन को, बीमारियों का पता लगता है। कोई अगर जीन, अगर डीएनए के अंदर कोई म्यूटेशन हो गया, उत्परिवर्तन हो गया, उसका भी पता लगा सकते हैं किससे, ऑटो रेडियोग्राफी से। ऑटो बायोग्राफी बोल दिया मैंने शायद, ऑटो बायोग्राफी नहीं, ऑटो रेडियोग्राफी है ना, ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी से अपन क्या पता लगा सकते हैं, अगर कोई डिफेक्ट आ गया डीएनए के अंदर तो वो सारी चीजें अपन पता लगा सकते हैं। डीएनए के अंदर कोई उत्परिवर्तन हो गया, म्यूटेशन हो गया, तो वो भी अपन पता लगा सकते हैं। भैया कैसे पता लगा सकते हैं, तो वो ध्यान से सुनना।
डीएनए होता है, आपको बताया डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। वहीं आरएनए की बात करें वो भी अगर डबल स्टैंडर्ड है, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, देखो डीएनए को बाहर कैसे निकालते हैं वो सारी चीजें अपन लास्ट चैप्टर के अंदर कर चुके हैं ना, कैसे बाहर निकालते हैं, कैसे काटते हैं डीएनए को, मोलिकुलर सीधे से काटते हैं, उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे करते हैं, कैसे दौड़ाते हैं डीएनए, वो सारी चीजें अपन कर चुके हैं, वो आपको पता ही है। तो डीएनए को अपन बाहर निकाल लेंगे, निकाल लिया बाहर, उसके बाद क्या करेंगे, अगर वो दुबी लड़ी में है ना, दो लड़ी है डीएनए की, तो क्या करेंगे, दोनों लड़ियों को अलग अलग कर लेंगे, कर लिया, ये दो लड़ी थी डीएनए की, मैंने दोनों को अलग अलग कर लिया जी। उसके बाद में क्या करूंगा मैं, ये देखो यहां पर ये डीएनए की क्या थी, दो लड़ी थी, इनको मैंने क्या कर लिया, एक एक लड़ी में बदल लिया, ये अलग अलग कर दिया, ठीक है। और इसके मैं थोड़े से लटका लेता हूं, यहाँ 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 ऐसे ऐसे लटका लेता हूं, ठीक है, ऐसे मैंने कर लिया है ना। अब मैं क्या करूंगा, एक रेडियो एक्टिव अणु लूंगा, ठीक है, एक रेडियो एक्टिव अणु लूंगा जो कैसा होगा, एक रेडियो एक्टिव मैं अणु लूंगा और वो मैं इस प्रकार बनाऊंगा कि वो इसके साथ में आके जुड़ जाए, इसके साथ में आके क्या हो जाए, जुड़ जाए, ये ऊपर वाले के साथ में जाके जुड़ जाए, है ना। ऐसा बनाऊंगा कि एक ऐसा बनाऊंगा कि इसके नीचे वाले के साथ में आके जुड़ जाए, इस प्रकार का मैं डेवलप करूंगा, है ना। वो क्या होगा, रेडियो एक्टिव होगा, वो क्या होगा, रेडियो एक्टिव होगा। ये क्या टेक्नोलॉजी है भैया, ये क्या, इससे क्या पता लगेगा अपने को, इससे ये कैसे पता चला कि भैया डीएनए के अंदर दिक्कत है या नहीं है, इससे कैसे पता चला। तो मैंने कहा कि अपन ने क्या किया, डीएनए के जो सारे जो है ना वो टुकड़े जो अलग अलग कर लिए, उनको दो लड़ थी उनको एक एक लड़ में बदल दिया, ठीक है। उसके बाद में अपन ने क्या किया, एक अपन ने रेडियो एक्टिव टुकड़ा लिया, ऐसा वो टुकड़ा लिया जिसको किसके कॉम्प्लीमेंट्री है, जो अपना डीएनए है, मेन डीएनए है, ये डीएनए जो है इसके जैसा ही है ना, देखो इसके साथ में यहाँ जुड़ सकता है, इसके साथ में यहाँ जुड़ सकता है, इसके साथ में यहाँ जुड़ सकता है, ऐसा अपन ने लिया, ये देखो इसके साथ में यहाँ जुड़ सकता है, इसके साथ में यहाँ जुड़ सकता है, ऐसे जुड़ सकता है ना। अपन ने ऐसा बनाया कि वो दोनों आपस में चिपक सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अगर कोई चेंजेस नहीं है ना, अगर डीएनए के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं आया है, तो ये सब जगह चिपक जाएगा। ये जो डीएनए अपन ने जो ब्लू कलर वाला जो रेडियो एक्टिव है ना, ये रेडियो एक्टिव है, ये रेडियो एक्टिव वाला जो है वो सारे डीएनए के जितने भी टुकड़े हैं सबके चिपक जाएगा, सबके जाके चिपक जाएगा। और फिर अपन फोटोग्राफिक फिल्म होती है ना, उस पर अपन देखेंगे इनको, तो सारे के सारे अपन को डीएनए के टुकड़े दिखाई देंगे। तो जिनके ये चिपका हुआ होगा ना, जिनके ये जो है रेडियो एक्टिव वाला चिपका हुआ होगा, वो सारे के सारे फोटोग्राफिक फिल्म पर आ जाएंगे। और जिनके साथ में ये नहीं चिपकेगा, ठीक है, वो फोटोग्राफिक फिल्म पर नहीं आएंगे, और अपन को पता लग जाएगा भैया उनके अंदर कोई ना कोई दिक्कत है, उनके अंदर कोई ना कोई बदलाव आ गया, उनके अंदर कोई ना कोई बदलाव आ गया, इसलिए ये ब्लू कलर वाला उनकी चिपक नहीं पाया। अगर वो सेम होते, ब्लू कलर, देखो समझाऊंगा आपको, ये एक क्या बताऊं आपको मैं, हाँ, ये बोतल है, ठीक है, ये इसका ढक्कन है, ये बोतल है, इसका ढक्कन है, ये ढक्कन इस बोतल के आराम से लग जाएगा, आराम से लग जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूं, सेम ऐसा ही बोतल का ढक्कन, ठीक है, सेम ऐसा ही बोतल का ढक्कन मैं दूसरे कलर का बना के लेके आऊं, दूसरा कलर का मैंने सेम ऐसा ही बना लिया, ढक्कन बना लिया भैया। ये समझो ये बोतल क्या है, ये डीएनए है, बोतल क्या है, डीएनए, और ढक्कन क्या है, मैंने जो नया बनाया वो क्या है, रेडियो एक्टिव बनाया, अलग कलर का बनाया है, मैंने बना लिया। तो इस प्रकार की जितनी भी बोतल होंगी ना, सबके वो ढक्कन लगना चाहिए, बिल्कुल भैया लगेगा, क्योंकि ऐसी बोतल, ये जो मिल्टन की बोतल है ना, ये जो बोतल है, ऐसी सारी बोतल मैं लूंगा तो सबके वो लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और मैंने क्या किया, एक बोतल जो है उसको मैंने थोड़ा धूप में रख दिया, उसको एकदम थोड़ी सी मैंने गरम कर दिया, उसको थोड़ा, उसको शेप बिगाड़ दी, ऊपर से बिगाड़ दी, उसकी शेप बिगाड़ दी, जहां पर ये ढक्कन लगता है ना, जहां पर ये ढक्कन लगता है वहां से उसकी शेप बिगाड़ दी, उसकी आकार बिगाड़ दिया मैंने। अब वो ढक्कन लग पाएगा क्या, जो मैंने एक ढक्कन बनाया था अलग से, अगर नॉर्मल बोतल होगी, ऐसी जो बोतलें होंगी उन पर सब पर वो ढक्कन लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अगर इस साइज की बोतल है और इसी कंपनी की बोतल है तो सब पर वो लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। इसी मॉडल की अगर वो बोतल है तो लग जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी बोतल को अगर मैं थोड़ी सी धूप में रख दूं, इसका जो शेप ऊपर का वो बिगाड़ दूं, ठीक है, आग में थोड़ा रख के उसकी शेप बिगाड़ दूं, तो क्या वो लग सकता है वो ढक्कन, बिल्कुल नहीं लग सकता, बिल्कुल नहीं लग सकता। तो वही चीज यहां पर हुई है, अपन ये ऐसा जो रेडियो एक्टिव जो लेके आए हैं ना, ये ऐसा लेके आए हैं कि सारे डीएनए के साथ अगर वो नॉर्मल होगा तो सबके साथ में वो जुड़ जाएगा। लेकिन अगर किसी डीएनए के टुकड़े के अंदर चेंजेस आ गए होंगे, उसके अंदर म्यूटेशन हो गया होगा या फिर परिवर्तन हो गया होगा, तो उसके साथ में नहीं जुड़ेगा तो वो फोटोग्राफिक फिल्म पर नहीं आएगा। फोटोग्राफिक फिल्म पर जो नहीं आएगा मतलब उसके अंदर चेंजेस आ चुके हैं, वो म्यूटेशन हो चुका है, तो उनको पता लग जाता है। किससे, इसको क्या बोलते हैं, इस टेक्निक को बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी बोलते हैं। चलो ये पढ़ लो भैया, ये पढ़ लो जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी का लिखा हुआ है, एसएसडीएनए या एसएसआरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। मैंने बताया एक टुकड़ा कर लेंगे, दो टुकड़े में होते हैं, एक लड़ी ले लेंगे ना, कि मैं रेडियो एक्टिव अणु जुड़कर कोशिकाओं के क्लोन में अपने पूरक डीएनए से संकरित होते हैं, इसके बाद में ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा इसको पहचानते हैं। ठीक है, क्लोन जिसमें उत्परिवर्तन जीन मिलते हैं वो फोटोग्राफिक फिल्म पर दिखाई देते हैं। ठीक है, चलो
एलिजा की बात कर लेते हैं ना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे, फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। एलिजा की फुल फॉर्म क्या होती है? एंजाइम लिंक्ड सोर्बेंट इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे, है ना। प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया होती है इनके अंदर, है ना। इसको एलिजा के अंदर कैसे पता लगता है कि भाई एलिजा टेस्ट कब करते हैं अपन? एलिजा टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर चेक क्या करते हैं कि भाई कोई इंसान आया, वो बोला हमें एलिजा कर लो, ठीक है, अपन एलिजा करते हैं उसके अंदर, ठीक है, उसने कोई सिम्टम बताए होंगे तो अपन ने सोचा कि भाई एलिजा करके देख लेते हैं, क्या पता उसके तो वो डिजीज हो। तो अपन एलिजा के अंदर टेस्ट के अंदर देखते क्या है कि भैया अगर इसके अंदर एंटीबॉडीज बन रही हैं, इसके अंदर क्या बन रहे हैं? प्रतिरक्षी अगर बन रही है, एंटीबॉडीज अगर इसके अंदर बन रही है, मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर प्रतिजन बना है, ठीक है। अपन चेक करेंगे इसके अंदर भाई कोई एंटीबॉडी बन रही है क्या। अगर एंटीबॉडी तभी बनेगी जब कोई प्रतिजन आएगा, जब कोई इसके शरीर के अंदर प्रतिजन आएगा तभी तो एंटीबॉडी बनती है, तो अपन को पता ही है। तो अगर एंटीबॉडी है मतलब प्रतिजन है, तो ये एलिजा से पता लग जाता है, फिर अपन इलाज करते हैं, ठीक है। ये चलो अब बात करेंगे पारजीवी जंतु की, बस ये खत्म होने वाला चैप्टर। पारजीवी जंतु, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स, ये ट्रांसजेनिक एनिमल जो पारजीवी एनिमल्स होते हैं वो नेचुरल नहीं होते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। जो आपके नेचुरल जो जानवर हैं वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स नहीं होते हैं कभी भी। ट्रांसजेनिक एनिमल जो हैं मॉडिफाई करके बनाए जाते हैं, मॉडिफाई करके बनाए जाते हैं। पारजीवी जो जंतु होते हैं वो मॉडिफिकेशन करके बनाए जाते हैं। कैसे करते हैं भाई मॉडिफाई? आपको पता अपन को डीएनए के साथ में छेड़छाड़ करनी आ गई है, तो डीएनए के साथ में छेड़छाड़ करके अपन क्या बनाते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं, पारजीवी जंतु बनाते हैं। तो डीएनए के साथ में, डीएनए को अपन छेड़छाड़ करके डीएनए के साथ में और क्या बनाते हैं? पारजीवी जंतु बनाते हैं। चूहा बना लिया अपन ने, खरगोश बना दिया, ऐसे अपन जंतु बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? अलग अलग चीजों के लिए बनाते हैं, अलग अलग चीजों के लिए बनाते हैं। देखो सबसे जो बड़ा चीज है वो क्या है? अपन स्टडी करने के लिए पारजीवी जंतु जो है वो बनाते हैं। स्टडी करने के लिए कैसे भैया? अपन को कोई नई रिसर्च करनी है, कोई नई रिसर्च करनी है। मान लो मुझे कोई नया जीन है, कोई जीन मुझे देखना है कि ये जीन जो है मैं ट्रांसफर करूंगा ह्यूमन के अंदर तो कैसा काम करेगा, है ना। मुझे ऐसा चेक करना है, मेरे पास में एक जीन है, मैं चाहता हूं कि मैं इस जीन को मानव के अंदर ट्रांसफर करूंगा तो कैसा ये इफेक्ट दिखाएगा। तो क्या मैं अपनी जो एक्सपेरिमेंट है किसी मानव पर कर दूं? नहीं जी, नहीं कर सकता ना। तो मैं एक्सपेरिमेंट अपना मानव पर नहीं कर सकता, तो किस पर करूंगा मैं? तो उसी के लिए क्या बना रखे अपन ने? पारजीवी जंतु बना रखे हैं। हमने एक ऐसा चूहा बना लेंगे हम जिसमें क्या हो? मानव जैसे गुण हो। ऐसा नहीं कि वो बोलेगा चले, ऐसा नहीं है तो चूहा ही वो, लेकिन उसके अंदर जो उसकी इफेक्ट आएंगे ना वो कैसा दिखाएगा? जैसा मानव के जो शरीर दिखाएगा इफेक्ट, वैसा ही वो चूहा दिखाएगा। तो अपन उस पर क्या करेंगे? वो टेस्टिंग करते हैं और स्टडी करते हैं उसके बाद में कि क्या क्या इफेक्ट आएंगे, क्या क्या इफेक्ट आएंगे, क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, वो सारे अपन उस पर टेस्ट करते हैं। इसलिए अपन पारजीवी जंतु बनाते हैं। कोई वैक्सीन आई, कोई वैक्सीन बनाई, अपने कोरोना की वैक्सीन बनाई, तो आपको लगता है कोरोना की वैक्सीन की डायरेक्ट टेस्टिंग ह्यूमन पर हुई है? ना जी ना, बहुत सारी बार पारजीवी जंतुओं पर हुई है उसकी टेस्टिंग, है ना। तब जाके वहां पर वो सक्सेस हुई है, उसके बाद में वो मानव पर शिफ्ट किया गया उसको, है ना। तो पारजीवी जंतु का मतलब समझ में आ गया आपको। चलो ऐसे जंतु जिनमें डीएनए में परिचालन द्वारा अतिरिक्त बाहरी जीन जो है व्यवस्थित होता है, ठीक है, अलग से जोड़ा गया अपन ने जीन, मतलब जीन के साथ छेड़छाड़ करी अपन ने, ठीक है। तो ये अलग अलग हो सकते हैं। पारजीवी चूहे हो सकते हैं, खरगोश होते हैं, सुअर, भेड़, गाय, मछलियां, ठीक है, ये अलग अलग अपन ने बना ली हैं, ठीक है। 90% से अधिक जो है वो चूहे हैं। पारजीवी जंतु, टोटल जितने पारजीवी जंतु हैं उनमें से 95% से अधिक क्या है? चूहे हैं, ठीक है। समझ में आ गई कि मतलब 100 अपन ने क्या बना रखे हैं? पारजीवी जंतु बना रखे हैं, तो उसमें से 95 क्या है? आपके चूहे ही हैं, ठीक है। ये पहले क्या सामान्य शरीर क्रिया व विकास, है ना, कि भैया सामान्य शरीर की क्रिया क्या है, विकास क्या कैसा होगा, जीन के किस जीन से क्या काम होता है, वो सारी चीजें अपन स्टडी करने के लिए क्या बनाते हैं? ये पारजीवी। पहला तो ये उपयोग हो गया। दूसरा क्या है? रोगों का अध्ययन। किसी रोग का अपन को अध्ययन करना है तो भी अपन पारजीवी जंतु पर कर लेते हैं, ठीक है। अगर अपन को किसी को भी कोई रोग हो गया, कोरोना की बात कर लेते हैं, रिसेंट में आया है, ठीक है, तो कोरोना का अपन स्टडी करनी है तो क्या करेंगे अपन? कोरोना का किस में डालेंगे? एक पारजीवी चूहे के अंदर डाल दिया अपन ने, डाल दिया, फिर अपन देखेंगे उस पर इफेक्ट देखेंगे कि क्या क्या इफेक्ट दिखा रहा है ये, है ना। ऐसे अपन स्टडी करते हैं ना। तो इसमें देखो देखें वर्तमान समय में मानव रोगों जैसे कैंसर का, ठीक है, पुटीय रेसामता, सिस्टिक फाइब्रोसिस बोलेंगे इसको, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, अल्जाइमर है, इनका जो है पारजीवी जो जंतु उन पर इनकी स्टडी जो है वो की जाती है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी बना सकते हैं अपन किससे? ये जो आपके पारजीवी जंतु हैं इनसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी। भैया ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं? तो ध्यान से देखो अपन ने प्रथम जो पारजीवी जो गाय है ना वो कौन सी बनाई? रोजी गाय बनाई थी अपन ने। गाय बना रखी है, पारजीवी गाय बना रखी है, ट्रांसजेनिक काऊ बना रखी है अपन ने। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ कौन सी थी? रोजी नाम था उसका। क्या नाम था? रोजी, ठीक है। कब बनाई? 1997 के अंदर, 1997 के अंदर। आपकी जो हिंदी वाली एनसीईआरटी है उसके अंदर गलत दे रखा है, 1977 दे रखा है, उसको काट कर 1997 कर लेना। 1997 जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर 77 करके आओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में 97 है, 1997 सही आंसर है, ठीक है। 1977 गलत है, हिंदी वाले एनसीईआरटी में गलत है, काट कर सही कर लेना। सिर्फ बोलने के लिए नहीं,
अभी अपनी एनसीईआरटी उठाओ, उसके अंदर काट के सही करो, है ना, फिर बाद में भूल जाओगे आप, ठीक है। तो प्रथम जो परजीवी गाय वो कब बनाई गई? 1997 के 1997 के अंदर बनाई गई। रोजी नाम था उसका। क्या खास बात थी इस गाय के अंदर? क्या खास बात थी? देखो इस गाय के अंदर खास बात थी, इसके अंदर क्या था? मानव अल्फा लैक्टल एल्बुमिन मिलता था इसके अंदर। मानव ह्यूमन लैक्टल एल्बुमिन जो है, अल्फा लैक्टल एल्बुमिन जो है वो मिलता था इसके दूध के अंदर। कितना में था? 1 लीटर के अंदर 2.4 ग्राम, ठीक है, 2.4 ग्राम इसके अंदर मिलता था, है ना। इसके दूध में अत्यधिक संतुलित पोषक तत्व थे। जो इसका दूध था उसके में बहुत ही बढ़िया पोषक संतुलित इसमें तत्व थे। और जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके लिए इस रोजी गाय का दूध जो वो बहुत ही बढ़िया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल जो गाय भैंस है उनके अंदर क्या है, फैट की मात्रा ज्यादा होती है प्रोटीन के मुकाबले में, इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बढ़िया थी, तो ये थोड़ा संतुलित था। तो अगर छोटे बच्चों को दूध पिलाना तो इस रोजी गाय वाला दूध जो है वो बेटर था ना, चलो संतुलित था उन बच्चों के लिए। मानव प्रोटीन एक है, मानव प्रोटीन है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, एक प्रोटीन है, मानव प्रोटीन है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है। इसका उपयोग एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट में होता है। एम्फाइसीमा एक डिजीज है, ज्यादा सिगरेट बीड़ी पियोगे तो एम्फाइसेमा हो जाता है, ठीक है, लंग्स के अंदर। वो पढ़ेंगे अपन 11th क्लास के अंदर पढ़ेंगे ना, तो सिगरेट पीने से होता है ये फेफड़ों की बीमारी है एम्फाइसेमा, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो यूज में ली जाती है, ये भी क्या है, पारजीवी जंतुओं से बनाई गई है। फिनाइल कीटोन यूरिया पीकेयू और सिस्टिक फाइब्रोसिस को ट्रीट करने के लिए भी कुछ प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, बस इतना ध्यान में रख लेना। कौन से बनाए गए उनसे कोई मतलब नहीं है। फिनाइल कीटोन यूरिया पीकेयू और सिस्टिक फाइब्रोसिस को ट्रीट करने के लिए बनाए गए हैं ना। कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, लिमिटेड आर्थराइटिस, अल्जाइमर फॉर स्टडी ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूज्ड, है ना। ये तो मैंने आपको बता दिया कि इनकी स्टडी करने के लिए, ये तो मैंने यहाँ बताया था ना आपको ना, कि पारजीवी जंतुओं का यूज करते हैं अपन। अब बात करेंगे नैतिक मुद्दे, इथिकल इश्यूज। देखो इथिकल इश्यूज तो हैं भाई, इथिकल इश्यूज तो हैं कि आप किसी भी चीज को मॉडिफाई कर रहे हो तो इसमें क्या एथिक्स तो है, नैतिक जो मुद्दे हैं वो तो हैं कि भाई आप किसी भी चीज को मॉडिफाई नहीं कर सकते। देखो बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि भाई कुत्ते के अंदर इंसान को जोड़ रहे हैं, ठीक है, कुत्ते का और जो इंसान का जो आनुवंशिक जो पदार्थ है उसको आपस में मिलाकर कुछ नए प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ अलग ही प्रोडक्ट, मतलब किसी एक इंसान का दूसरे, मेरा क्लोन है, मेरा तो कोई बनाएगा, अपन किसी क्लोन का लेते हैं। ऐश्वर्या राय बहुत सुंदर है, उसका बना लेंगे, क्लोन बना लिया, ठीक है। तो ऐसे लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन उन पर क्या है, लगाम लगानी जरूरी है। लेकिन अगर ऐसे बनने लग जाएंगे, ऐसे अगर होने लगे एक्सपेरिमेंट, ठीक है, बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन परमिशन नहीं मिलती। परमिशन इसीलिए नहीं मिलती क्योंकि इसमें क्या है, नैतिक एथिकल इश्यूज है। क्यों है? रीजन यही है कि अगर देखो आपके जैसा कोई इंसान खड़ा कर दे आपके पास में, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे इंसान खड़े कर दें, तो आप सोचो उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं ना। तो आपने वो रोबोट मूवी देखी है? रोबोट मूवी सबने देखी है, ठीक है। तो रोबोट मूवी में क्या होता है, बस वैसा ही सिस्टम इसके अंदर हो सकता है। वो मशीनरी पर है, ठीक है, वो मशीन बन रही है वहां पर, यहां पर आप इंसान बना रहे हो पूरा, ठीक है। उसको तो इमोशन सीखने में टाइम लगा है, ये तो पहले से इमोशन सीखा हुआ आएगा, ठीक है। आपने रोबोट मूवी अगर देखी हो, पुरानी रोबोट 2.0 रोबोट, पुरानी रजनीकांत वाली, ऐश्वर्या भी उसमें, हाँ ऐश्वर्या वाली, हाँ, तो उसमें देखो वो रोबोट पूरे तहस नहस कर देता है। तो अगर वैसी क्लोन बनने लगे तो वो भी कराएंगे ना, तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत आएगी। कुछ लोग बायोलॉजिकल वेपन बना रहे हैं। बायोलॉजिकल वेपन मतलब बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अंदर ही अंदर क्या बना रहे हैं, बायोलॉजिकल वेपन जो वो बना रहे हैं। जैसे कोरोना को अपन ने बायोलॉजिकल वेपन बोला था कि भाई ये बायोलॉजिकल वेपन है, दूसरे देशों के अंदर चाइना ने छोड़ दिया ना, बोल रहे थे, कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकता भी है। तो बहुत सारे देश इसको बायोलॉजिकल कोरोना कितना खतरनाक था, कितने सारे लोग इसमें मरे हैं, और कितनी सारी जो इकोनॉमी जो वो खराब हुई है, देश की सारी अर्थव्यवस्था खराब हो गई। तो ये सारी चीजें बायोलॉजिकल वेपन जो वो बना रहे हैं। तो ये क्या सारी क्या है, रिकमेंड, ये बायोटेक्नोलॉजी है, वो सारी क्या बायोटेक्नोलॉजी ही है। तो हर एक एक्सपेरिमेंट के लिए परमिशन नहीं मिलती, क्योंकि अपना जो दिमाग है ना, अपना जो दिमाग है उसमें कुछ भी आता है भाई, कुछ भी आ सकता है उसके अंदर, और अपन कुछ भी सोचकर कुछ भी अगर बना लेंगे, क्योंकि इसके अंदर इतनी पावर है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, क्योंकि कुछ भी बना सकते हो आप, ठीक है। तो इतनी सारी पावर आ जाएगी, तो उसमें क्या है, एथिकल इश्यूज तो है ही, ठीक है। तो हर एक चीज को आप नहीं बना सकते हो, ठीक है। और इसमें क्या है, इंसान जो ये काम करता है ना, तो इसके अंदर अब देखो मैंने आपको बताया कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं अपन, चूहा बना रहे हैं, अलग चूहा बना रहे हैं, उस पर अपन कुछ भी टेस्टिंग करे जा रहे हैं, तो इसके अंदर एथिकल इश्यूज तो है यार। आप किसी भी जानवर को ऐसे परेशान कर रहे हो, है ना, तो ये सारे एथिकल इश्यूज है। चलो, जीईएसी एक कमिटी है, क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 के अंदर, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसकी फुल फॉर्म ही आई है, वही है, फुल फॉर्म नहीं, पूछा गया है, इसी के बारे में पूछा गया है कि ये कमेटी क्या करती है, इसकी अप्रूवल कौन देता है, ये जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इनका अप्रूवल कौन देता है, तो वो कौन देती है, जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, और ये जीईएसी होती है बहुत
ध्यान से सुन लेना, जीईएसी जो है एक अप्रूवल कमेटी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये कमेटी जो है वही परमिशन देती है सबको कि भैया ये एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, ये प्रोडक्ट जो मार्केट में आना चाहिए। अगर उसकी परमिशन के बगैर कोई प्रोडक्ट है वो बाहर नहीं आ सकता, ठीक है, मार्केट में नहीं आ सकता। तो मेक डिसीजन रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च। कोई भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन की कोई रिसर्च हो रही है ना, कोई भी रिसर्च हो रही है, तो उसकी जो परमिशन है वो कहां से आएगी? वो इसी जीईएसी जो कमेटी है यही देती है, ठीक है। सेफ्टी फॉर जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक, पब्लिक के लिए कौन सा जेनेटिकली मॉडिफाइड जो जीव है वो सेफ है। सेफ भी तो होना चाहिए ना। आपने कुछ ऐसा बना दिया, कुछ ऐसा खतरनाक चीज बना दिया आपने जो पब्लिक के लिए यार सेफ नहीं है, तो जो जीईएसी है वो उस पर रोक लगा देगी कि आप इसको मार्केट में नहीं तो आ सकते भाई, खत्म करो इस चीज को, ठीक है। तो ये जीईएसी ये यहां में रख लेना, इंपॉर्टेंट है। चलो राइस की बात कर लेते, चावल की। तो इंडिया के अंदर 2 लाख वैरायटी है चावल की, 2 लाख वैरायटी इंडिया में चावल की है ना। और बासमती राइस की कितनी है? 27 वैरायटी है इंडिया में। ध्यान से सुनो, चावल जो है ना, चावल इसकी 2 लाख वैरायटी इंडिया में है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और बासमती जो चावल सबने सुना होगा, बासमती राइस की कितनी वैरायटी है? 27 वैरायटी है, 27 प्रकार के क्या आते हैं? बासमती चावल आते हैं, ठीक है। 1997 की बात है, 1997 की बात है। एक अमेरिकन कंपनी जो है उसने क्या ले लिया? पेटेंट ले लिया। क्या ले लिया? पेटेंट ले लिया। किसका? बासमती राइस का। पेटेंट क्या है? एकस्व अधिकार बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? एकस्व अधिकार। तो एक 1997 के अंदर की एक अमेरिकन कंपनी थी, उसने क्या है? बासमती राइस कहां का है? इंडिया का है, ठीक है। और वो अमेरिकन कंपनी ने बोला, उसने पेटेंट ले लिया कि बासमती चावल तो हमारा है, बासमती चावल तो हमारा है। उन्होंने पेटेंट ले लिया। पेटेंट लेने के बाद में जिस इंसान ने पेटेंट ले लिया, उसके बाद में आप अगर उसको यूज करोगे ना, तो आपको क्या देनी पड़ती है? रॉयल्टी देनी पड़ती है, ठीक है। मान लो अब हल्दी का पेटेंट किसके पास में? अमेरिका के पास में है। हल्दी का पेटेंट किसके पास में? अमेरिका के पास में। उन्होंने पेटेंट करा लिया कि भाई हल्दी तो हमारी है, ठीक है। अब आप हल्दी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, हल्दी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उसकी रॉयल्टी आपको किसको देनी पड़ेगी? उस अमेरिकन कंपनी को देनी पड़ेगी जिसने पेटेंट ले रखा है हल्दी का। यह सिस्टम होता है, ठीक है। तो जिसने पेटेंट ले लिया होता है उसको क्या देनी पड़ती है? रॉयल्टी देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये बासमती चावल इंडिया का है, और इंडिया वाले जो है थोड़े ढीले ढाले रहते हैं। इनको पता है कि भाई ये बोलते हैं हमारे पास तो बहुत है, लेकिन फिर क्या दिक्कत है? ये पेटेंट वगैरह नहीं करवाते हैं ना। और जो दूसरे देश वाले होते हैं वो क्या है? चोरी करने में माहिर हैं, वो चोरी करने में माहिर हैं। और वो क्या कर लेते हैं? चोरी कर लेते हैं कि हाँ ये चीज़ की पेटेंट नहीं हुई, देखते रहते हैं इस चीज़ की पेटेंट नहीं हुई, हम करा लेंगे इसका पेटेंट, हम करा लेंगे, है ना। तो हल्दी है, नीम है, हमारे हैं सारे प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट हैं ये सारे, लेकिन इनका पेटेंट कौन करा लिया? अमेरिका करा लिया। तो ये ध्यान में रखना, 1997 के अंदर एक अमेरिकन कंपनी है, उसने पेटेंट करा लिया किसका? बासमती राइस का। उसके बाद में अपने यहाँ से लिटरेचर लेके गए कि भाई हाँ देखो हमारे लिटरेचर के अंदर बासमती राइस कब का है, ठीक है, आप क्या लेके आए हो? तो बोला कि यहाँ पे पेटेंट तो आपने नहीं करवाया ना, लिटरेचर में लिखा हुआ तो क्या दिक्कत है? पेटेंट तो नहीं करवाया। फिर नीम का करवा लिया, हल्दी का करवा लिया। अब नीम का और हल्दी का करवा लिया तो इन्होंने भाई ये अपना जो आयुर्वेद बुक जो है वो सारी उठाकर लेके गए। बोला कि हमारी जो पहले की जो लिटरेचर है सारी बुक जो है उनमें तो लिखा हुआ भाई, हमारी जो बुक्स है पहले की जो इंडिजिनियस जो मेडिसिन सिस्टम है उसके अंदर ये हल्दी और नीम बहुत यूज हुई है। तो बोला कि यूज हुई होगी भाई, पेटेंट तो हमने ले लिया, पहले पेटेंट तो हमने ले लिया। तो अब नीम से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बनाओ, रॉयल्टी देनी पड़ेगी आपको, रॉयल्टी उस कंपनी को देनी पड़ेगी। हल्दी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट बनाओ, रॉयल्टी वहां जाएगी, ठीक है। तो पेटेंट क्या होता है? एकस्व अधिकार होता है, एक्सक्लूसिव राइट्स ग्रांटेड बाय ए नेशनल गवर्नमेंट टू इन्वेंटर्स। जो इन्वेंटर्स है, नए खोज करता है ना, उनको ये पेटेंट मिलता है। किसी भी प्रोडक्ट के लिए पेटेंट नहीं मिलता ना। अब मान लो ये बोतल है भाई, ये बोतल है, ठीक है। तो इस शेप की मान लो बोतल मैंने पहली बार अगर बनाई है ना ऐसी बोतल, तो मैं क्या पेटेंट ले सकता हूं ना। लेकिन मैं ऐसी ही बोतल सेम बनाकर फिर पेटेंट लेने जाऊं तो वो भगा देंगे मेरे को, है ना। तो अगर नया इन्वेंशन है तब वो पेटेंट मिलता है। अगर कोई पहले से इन्वेंशन हो चुका है, पहले से कोई खोज हो चुकी है, अगर उस खोज के अंदर आप कोई अच्छा संशोधन कर रहे हो, उस खोज के अंदर आप कुछ अच्छा संशोधन कर रहे हो, उसके बाद में आप पेटेंट लेने जा रहे हो तो पेटेंट मिल जाएगा आपको, है ना। लेकिन आप सेम टू सेम वैसे की वैसे खोज कर रहे हो तो फिर तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, है ना, फिर नहीं मिलता ना। और आजकल तो ना अलग अलग, ये तो पेटेंट की बात हो, अलग अलग चीज़ों पर लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, राइट्स ले लेते हैं। जैसे एक शो आया था शार्क टैंक नाम का, उसमें एक आया था सनील ग्रोवर, ठीक है, भारत पे का जो फाउंडर है, वो दोगलापन बोल रहा था उस शो के अंदर ना, दोगलापन वर्ड बोल रहा था। उसने क्या किया, वो दोगलापन इतनी मीम चल गई, आपने देखी होगी वायरल में ना। तो ये सब दोगलापन हम अभी दोगलापन है ना। तो वो दोगलापन नाम का ही उसने, उस वर्ड का ही उसने क्या ले लिया, पेटेंट करा लिया, उसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अब कोई वो दोगलापन यूज नहीं कर सकता, दोगलापन जब वर्ड है वही वो यूज नहीं कर सकता।
है ना। ऑफिशियली मतलब कोई बुक वगैरह में यूज नहीं कर सकता ना बोलने के लिए, उसको राइट्स है उसके पास में, दो अपन वर्ड की राइट्स ले ली उसने, ठीक है। तो मतलब हर चीज के लोग है ना, जैसे उसकी नहीं थोड़ी बढ़ती है तो वो राइट्स ले लेते हैं ना, तो वैसे पेटेंट का है। चलो अब बात करते हैं बायोपायरेसी की। बायोपायरेसी लास्ट टॉपिक है, फिर खत्म हो जाएगा आपका चैप्टर, है ना। बायोपायरेसी की बात करते हैं। तो बायोपायरेसी क्या होती है? बायोपायरेसी सिंपल है, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी आएगी, मल्टीनेशनल मतलब जिसका एक ही देश के अंदर ना हो, बहुत सारे देशों के अंदर हो, उसको क्या बोलते हैं? मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टी मतलब बहुत सारे, नेशनल मतलब राष्ट्र, कंपनी मतलब कंपनी, ठीक है। तो बहुत सारे अगर राष्ट्रों में कंपनी चल रही है उसकी, तो वो मल्टीनेशनल कंपनी हो जाती है। तो कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी या फिर कोई दूसरा संगठन है, वो बिना परमिशन के अगर रिसोर्सेस यूज में ले रहा है, रिसोर्सेज अगर यूज में ले रहा है, मान लो अपने इंडिया के पास में कोई रिसोर्स है भाई, है ना, इंडिया के पास में क्या है, कोई चीज है अपने पास में, और कोई मल्टीनेशनल कंपनी आई, मान लो अपने एग्जांपल ले लेते हैं, अपने पास में क्या है, मतलब आयरन है, मान लेते हैं लोहा है अपने पास में, कोई कंपनी आई, अमेरिकन कंपनी आई, वो कंपनी आके किसी से परमिशन ली, उसने वो लोहा है यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या है? बायोपायरेसी है। वही क्या है? बायोपायरेसी। किसी से बिना परमिशन के, जो अथॉरिटी होती है उससे आपने परमिशन नहीं ली, परमिशन ले ली, तो या फिर उसको रॉयल्टी नहीं दे रहे, एक फिक्स अमाउंट होती है कि भाई ये आप यूज करोगे तो उसका अमाउंट आपको इतना यहाँ देना पड़ेगा, अथॉरिटी होती है उसको अमाउंट देना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं दे रहे हो, बिना किसी चीज के आप बस आए और आपने वो चीज यूज करना स्टार्ट कर दी, तो वो किसके अंदर आती है? बायोपायरेसी के अंदर आती है। जैसे फिल्मों की पायरेसी होती थी पहले होती थी, अब तो नहीं होती ना, अभी होती टेलीग्राम पर होती है ना, अब तो टेलीग्राम पर होती है। पहले कैसे होती थी? पहले सीडी में आती थी, सीडी डीवीडी में आती थी फिल्में, है ना। तो क्या करते थे, जैसे ही फिल्म रिलीज होने से पहले वो जो सीडी डीवीडी है वो पहले ही बाहर निकल जाती थी, मार्केट में आ जाती थी, और जो है वो हाई रेट पर वो बिकती थी, उसको क्या बोलते थे? पायरेसी बोलते थे ना। तो फिल्मों की पायरेसी होती थी पहले। अब क्या होती है? जैसे ही फिल्म आती है, ओटीटी पर रिलीज होती है, मतलब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, अमेजन प्राइम वीडियो पर हुई, किसी पर भी हुई, है ना, फिल्म रिलीज हुई, उससे पहले क्या हो जाएगा? फिल्म रिलीज हुई, वहां पर पैसे लगते हैं, नेटफ्लिक्स पर तो क्या लेना पड़ेगा? मेंबरशिप लेनी पड़ेगी आपको, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। लेकिन क्या करते हैं? टेलीग्राम पर वहां पर आ जाती है, वो लिंक आ जाता है टेलीग्राम पर, आपने भी देखा होगा। ऐसे ही बहुत सारे जो ऑनलाइन कोर्स बेचते हैं, बहुत बड़ी जो कंपनियां हैं, उनके जो बैच होते हैं, जो पैसे वाले जो पेड बैच होते हैं, उन्हें क्या करते हैं? वहां की जो क्लासेस हैं उठकर कहां जाती है? टेलीग्राम पर आ जाती हैं, ठीक है। वहां पर लोग फ्री में देख लेते हैं। तो क्या? पायरेसी है। वही क्या? पायरेसी बोलते हैं उसी को ना, कि बिना परमिशन के, बिना पैसे दिए आप फ्री में जो चीज यूज कर रहे हो, वो पायरेसी है। यहां पर आप रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, इसलिए इसको क्या बोल दिया? बायोपायरेसी बोल दिया, ठीक है। चलो अब भारतीय संसद में हाल ही में भारतीय 21वां बिल जो है, इंडियन पेटेंट बिल जो है, उसका दूसरा संशोधन जो है पारित किया गया है। भारतीय संसद सब जानते हो, जहां पर चिलम चिला चलती है, कोई काम चलता नहीं है, ठीक है। वहां पर क्या है? एक नया बिल जो है वो पारित हुआ है, दूसरा संशोधन हुआ उसके अंदर, इंडियन पेटेंट बिल जो 21वां जो बिल है उसके अंदर दूसरा संशोधन जो वो हुआ है। अब इसके अंदर आपको ज्यादा याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि भारतीय संसद होती है एक, इतना दिमाग में बैठा लो कि आपको कुछ नहीं पता, आपको राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता। एक भारतीय संसद नाम की कोई जगह होती है ना, कोई बहुत बड़ा मकान टाइप का है ना, बिल्डिंग है, भारतीय संसद है, ठीक है। उसके अंदर क्या हुआ? उसके अंदर एक 21वां बिल, अभी मैंने आपको बता दिया, उसका क्या है? दूसरा संशोधन हुआ, बस इतना ध्यान रखना, दूसरा संशोधन हुआ है। इसी के साथ अपना चैप्टर जो समाप्त हो गया और चैप्टर खत्म, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी खत्म। अब अपन स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स जिसको ढंग से पढ़नी है वो क्लास अब अटेंड कर लेना, बाकी नहीं करोगे तो नहीं करोगे ना, मेरे कहने पर क्या करोगे ना। तो जेनेटिक्स पढ़नी है तो अजना क्लास में, है ना। बायोटेक्नोलॉजी, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन, अब देखो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, जो पढ़ाया बस इतना काफी है। अब जो क्वेश्चन आपको टेस्ट में दिए जाएंगे, टेस्ट बहुत सारे टेस्ट होंगे ना, अभी तो वीकली टेस्ट चल रहे हैं, इसके बाद में बहुत टेस्ट सीरीज आएंगे, तो टेस्ट होंगे, उनमें क्वेश्चन और भी दिए जाएंगे, तो उनमें आप जो प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट में प्रैक्टिस है, वो टेस्ट भी प्रैक्टिस ही है, प्रैक्टिस क्वेश्चन ही होगा ना, तो प्रैक्टिस करोगे, उनसे आपको और नए नए जो कॉन्सेप्ट है, जो छूटे नहीं कुछ भी, जो नए कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, जैसे क्वेश्चन घुमा के देख सकता है, वो जो क्वेश्चन जो है वो भी आपको मिलेंगे, तो उनसे आपको थोड़ा दिमाग खुल जाएगा आपका। बस ये बायोटेक्नोलॉजी खत्म है। समझ में आई या नहीं आई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।